See, in previous lecture, we studied about the concept of sociological imagination. Sociological imagination का जो concept है वो propound किया था फर्स्ट टाइम बाय सी राइट मिल्स. तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, एक सेंटर पीस है, एक कोर पिलर है जिसके थ्रू हम क्या सोशोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है ये स्टडी करते हैं. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डील अबाउट टू टॉपिक्स. एक टॉपिक ये होगा कि अगर हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स, यूजेस और एप्लीकेशंस क्या हैं, कि जो सोशोलॉजी है कैसे कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स सोसाइटी. इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल एनालिसिस के भी लेवल्स रहते हैं. उसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो सोशोलॉजी एंड मैक्रो सोशोलॉजी. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेनिफिट्स, यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ सोशोलॉजी. सी दीज थ्री क्वेश्चंस, व्हाट इज सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन और बेनिफिट्स, यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ सोशोलॉजी, ये आपका एक पार्ट फॉर्म करता है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट करता है, इंट्रोडक्शन फॉर्म करता है कि सोशोलॉजी क्या चीज़ है. ठीक है, इसमें से भी हमारे 6-7 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में. सो ऑल दीज कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम स्टडी करते हैं कि वाई शुड वी स्टडी सोशोलॉजी, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके क्या यूजेस हैं और एप्लीकेशंस क्या है. सी फर्स्ट, नाउ हमने देखा कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी. ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज देखते हैं. अगस्त कॉम्ट, जब हम पढ़ रहे थे व्हाट इज सोशोलॉजी, तो हमने अगस्त कॉम्ट के बारे में बताया था कि अगस्त कॉम्ट ही इज द फादर ऑफ सोशोलॉजी और द पायनियर ऑफ सोशोलॉजी. जो वर्ड है सोशोलॉजी वो फर्स्ट टाइम कॉइन किया था अगस्त कॉम्ट ने. अगस्त कॉम्ट सेड दैट सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो फर्स्ट टाइम सोशोलॉजी जो अगस्त कॉम्ट ने पढ़ी वो इसलिए पढ़ी थी क्योंकि हम देखेंगे 18th और 19th सेंचुरी यूरोप में लार्ज स्केल पे सोशल चेंज हो रहा था. हम पढ़ेंगे मॉडर्निटी एंड द राइज ऑफ सोशोलॉजी के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में. सो वास्ट सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज वाज टेकिंग प्लेस और टोटल एस्पेक्ट ऑफ एवरी स्फेयर ऑफ द सोसाइटी वो उसमें क्या है चेंजेस आ रहे थे, लार्ज स्केल चेंजेस आ रहे थे. तो इसको स्टडी करने के लिए इन सोशल चेंजेस को, क्योंकि लोगों की जिंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा था. ठीक है, आपका न्यूक्लियर फैमिली आएगी, फैमिली में चेंज हो रहा था, पॉलिटिक्स चेंज हो रहा था, इकोनॉमिक्स चेंज कर रहा था, एवरीथिंग वाज चेंजिंग. तो लोगों की जिंदगी पे ये जो इतना वास्ट स्केल पे सोशल चेंज टेक प्लेस कर रहा था, हम देखेंगे पॉलिटिकल स्फेयर में आया आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक स्फेयर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो इसको रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? कोई ऐसा बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्या प्रोटेस्ट और मूवमेंट नहीं हुई थी, कोई बैटल्स नहीं हुए थे, लेकिन रिवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या है लार्ज स्केल पे सारे के सारे जो एस्पेक्ट थे सोसाइटी के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में टोटल चेंज लेके आया. तो इस चेंज को स्टडी करने के लिए सोशोलॉजी का इमरजेंस हुआ था. हमने देखा था कि सोशोलॉजी की डेफिनेशन में एक कंपोनेंट ने देखा था कि सोशोलॉजी सोशल चेंज को पढ़ने के लिए आई है. ठीक है, तो अगस्त कॉम्ट बोलते हैं कि सोसाइटी में क्या है वेरियस इल्स हो सकते हैं, सोसाइटल इल्स. ठीक है, वेरियस बैकवर्ड प्रैक्टिसेस हो सकती हैं सोसाइटी में. ठीक है, सोसाइटी में क्या कह सकते हैं, इसके साथ साथ हम देखते हैं सोसाइटल इल्स या फिर सोसाइटी डिग्रेडेशन हो सकती है सोसाइटी का. ठीक है, या फिर वेरियस सोशल इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है, तो सोशोलॉजी का काम क्या है अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्ट? सोशोलॉजी इन्होंने इसलिए पढ़ी कि इसको डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, इन इल्स को डायग्नोज करने के लिए सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स, डिग्रेडेशन और सोसाइटी इल्स को डायग्नोज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या सोशोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, डायग्नोसिस, डिस्कवर दीज सोसाइटल इल्स. तो once we have discovered these societal problems or the causes behind societal degradation, हम क्या है सॉल्यूशंस दे सकते हैं.
तो कॉम्ट ने क्या सॉल्यूशंस दी, ठीक है, कॉम्ट ने इसका सॉल्यूशन दिया। सी कॉम्ट सेड, हमने ऑलरेडी देखा था, हम आगे भी पढ़ेंगे कॉम्ट के बारे में। कॉम्ट क्या एडवोकेट करते, ही वाज अ पॉजिटिविस्ट, कॉम्ट वाज अ पॉजिटिविस्ट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। अब पॉजिटिविस्ट क्या होता है वो हम जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे साइंस और साइंटिफिक मेथड्स के बारे में, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी मीन्स कि जो सोसाइटल, जो सोशियोलॉजी की पढ़ने के लिए जो अप्रोच होगी, ठीक है, जिस हिसाब से हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, तो जो हम मेथड यूज करेंगे, उस मेथड को जो एक मीन्स यूज करेंगे, ठीक है, हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी, जो मेथड्स यूज होंगे, मेथोडोलॉजी यूज होगी, तो उसमें क्या है, हम क्वांटिटेटिव आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, मीन्स क्वांट, स्टैट्स, फैक्ट्स, डेटा कलेक्ट करेंगे और उनके बेसिस पे हम थियरीज जनरेट करेंगे। तो अगस्त कॉम्ट बोलते हैं पॉजिटिविस्ट मेथड का यूज करके, इसलिए इन्होंने क्या बोला, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, क्योंकि साइंस के मेथड्स यूज कर रही है सोशियोलॉजी। तो सॉल्यूशन इन्होंने क्या दी, इन्होंने बोला, इन्होंने डिस्कवर किए वेरियस लॉज, जैसे साइंस में लॉज होते हैं ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, तो सर्टेन आपके लॉज होते हैं। तो सिमिलरली सोशियोलॉजी की स्टडी करके हम क्या है, वेरियस लॉज डिस्कवर कर सकते हैं। दीज लॉज आर यूनिवर्सल लॉज। जैसे साइंटिफिक लॉज की एप्लीकेशन हर जगह हो सकती है, हर टाइम में होती है। यूनिवर्सल मींस इसके दो डायमेंशन होंगे, एक होगा स्पेस, दूसरा होगा टाइम। इट मींस हर टाइम और हर जगह सेम एप्लीकेशन होगी। आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, वही रहेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वही रहेगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या, वही रहेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो टाइम और स्पेस के साथ चेंज नहीं करेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉज। तो सिमिलरली कॉम्ट सेड कि हम क्या है, सोशियोलॉजी भी यूनिवर्सल लॉज देगी, और ये जो यूनिवर्सल लॉज है, ठीक है, इनके थ्रू क्या है, हम सोसाइटल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, विल सॉल्व द सोसाइटल प्रॉब्लम्स। इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, साइंस की बात करते हैं तो हम मेडिकल साइंसेस की बात करेंगे, ठीक है, मेडिकल साइंस भी फिजिकल साइंस है। तो मेडिकल साइंस क्या होती है, सपोज दिस इज अ पर्सन, इसको डिजीज है या कोई, ठीक है, कोई भी इसको बीमारी है या ही इज इल, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, अपना डायग्नोसिस करता है। तो सिमिलरली सोशियोलॉजी क्या करेगी, सोशियोलॉजी क्या करेगी, या सोशल साइंटिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट इज लाइक अ डॉक्टर, ठीक है, ही विल स्टडी द सोसाइटी और इसके इल्स को डायग्नोज करेगा, ठीक है। ऐसे डॉक्टर उसके बाद क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है कि पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेडिसिन। तो ऐसे ही सोशल साइंटिस्ट भी प्रिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अपनी लॉज और थियरीज के बारे में को देके देता है, और इन थियरीज का यूज करके हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटल की, वो हम क्या है, उनको रिमूव और एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट इन्होंने अगस्त कॉम्ट ने अप्लाई किया। तो सोसाइटल इल्स कौन कौन से हो सकते हैं, सी वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज को सोल्व किया जा सकता है, जैसे पॉवर्टी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर ऑल सोसाइटल प्रॉब्लम्स, रेसिज्म, कम्युनलिज्म, ठीक है। सो ऑल दीज आर सोसाइटल प्रॉब्लम्स। क्राइम, तो इनको सॉल्व करने के लिए ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स क्या है, सोसाइटी को प्लेग करती हैं। तो सोशल साइंटिस्ट क्या है, यूजिंग पॉजिटिविस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्ट क्या सॉल्यूशंस देगा और थियरीज देगा, लॉज देगा, जिसके हिसाब से हम क्या है, सोसाइटल डिग्रेडेशंस और इन सारी प्रॉब्लम्स को, अनटचेबिलिटी, इनको हम क्या है, रिमूव, एलिमिनेट और सॉल्व कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी क्या है, अगर अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट सोशियोलॉजी का यूज और बेनिफिट हमने स्टडी करने की कोशिश की। तो सी यहां पे क्या है, हम यहां पे क्या होगा, डायग्नोसिस होगा, ठीक है, आपका डिस्कवर किया जाएगा, उस डिस्कवरी के बेसिस पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जाएगा।
तो यहाँ से क्या हमें पता चलता है, सोशियोलॉजी इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ठीक है, अब सोशियोलॉजी क्या है, सॉल्यूशंस भी दे रही है, इट इज ऑल्सो गिविंग सॉल्यूशंस। ठीक है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर इज गिविंग सॉल्यूशन, ऐसी सोशियोलॉजी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन भी दे रही है, सॉल्यूशंस भी दे रही है। तो सोशियोलॉजी क्या है, इट इज ऑल्सो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। So what is the nature of sociology? Sociology is descriptive as well as prescriptive in nature. तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, फर्स्ट यूज हो गया, वाई डू वी नीड टू स्टडी सोशियोलॉजी। ठीक है, सो इसका एग्जांपल हमने क्यों दिया, बिकॉज आप अगस्त कॉम्प्ट मेंशन करोगे आंसर में तो आपके आंसर को एक लेजिटिमेसी मिलेगी। ठीक है, आपका आंसर एक उसमें ज्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। यू कुड राइट अ वेरी जनरल आंसर, इनको हटा सकते हो और स्टिल इट कुड बी अ सोशियोलॉजिकल आंसर, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अप्लाइड होगी, बट इट इज ऑलवेज गुड टू यूज द नेम ऑफ वेरियस सोशियोलॉजिस्ट। नाउ हमने फर्स्ट यूज देखा कि सोशियोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए और उसके बेनिफिट्स, यूजेस और एप्लीकेशंस क्या हैं आपका सोसाइटी के लिए। सेकंड हम उसका बेनिफिट देखते हैं। हमने देखा कि सोशियोलॉजी क्या डेवलप करती है एक इंडिविजुअल में, जब हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करते हैं। हमने देखा कि सोशियोलॉजी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन डेवलप करने के लिए यू नीड टू हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग, यू नीड टू बी लॉजिकल। ठीक है, यू शुड बी रैशनल। ठीक है, हमने सी राइट मिल्स पढ़ा, उसमें सी राइट मिल्स क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल को जो अपनी रूटीन डे टू डे लाइफ है उसमें वेरियस इवेंट्स होते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए उसको क्या है, उसको क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो हिडन और डीप, ठीक है, मीनिंग्स है, इनको पहचानने के लिए यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो इंडिविजुअल को क्या है, अपनी चेयर से, ठीक है, या अपने आप से बाहर निकल के, ठीक है, तो अपने आप को ऑब्जर्वर देख के और एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे ही नीड्स टू स्टडी। तो वो क्या है, इट विल डेवलप है मोर। हम क्या करेंगे, जब इंडिविजुअल्स क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल और रैशनल हो जाएंगे, जब सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स ये सारी थिंकिंग्स इनकलकेट करने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, इनलाइटेंड इंडिविजुअल्स और इनलाइटेंड सिटीजन्स बनेंगे। ठीक है, अगर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पेनिट्रेट करती है डीप सोसाइटी में, ज्यादातर इंडिविजुअल्स ऐसे ही क्रिटिकल थिंकिंग और सोशियोलॉजिकली सोचने लग जाते हैं। अगर इसका हम देखते हैं, अगर इसका सिग्मा करते हैं, अगर हर कोई ऐसे ही सोचने लग जाता है, तो ये तो हमने देखा कि ये हमने देखा सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोसाइटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, बेनिफिट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये हम देख रहे हैं फ्रॉम इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिविजुअल की लाइफ में क्या बेनिफिट होगा, इंडिविजुअल कैसे इंप्रूव होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी थिंकिंग सोसाइटी में डीपली पेनिट्रेट कर जाती है, ज्यादातर सिटीजन्स क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, तो इसका एक पैटर्न आएगा, भी स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो क्या है, सिग्मा करते हैं तो इट विल ऑल्सो लीड टू सोशियोलॉजिकल बेनिफिट्स। तो ये क्या करेगा, both of these from 1 and 2, what can we conclude, that sociology can build the foundations of a better society, build the foundations of a better society. तो अब देखते हैं थर्ड बेनिफिट, एप्लीकेशन और यूज ऑफ सोशियोलॉजी। सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। ठीक है, प्रैक्टिकली सोशियोलॉजी का कैसे यूज किया जाता है। सी सोशियोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड टू प्लान। ठीक है, प्लानिंग में यूज होता है, सोशल प्लानिंग
ठीक है। तो जो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, 5 ईयर प्लान्स होते हैं, वेरियस स्कीम्स होती हैं, ठीक है, स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लान्स, ठीक है, इसमें सोशियोलॉजी का यूज किया जा सकता है। ये टॉपिक भी है सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग आपका पेपर 2 में। तो ये जो है आपका सोशियोलॉजी आपका गवर्नमेंट स्कीम्स और प्लान्स में भी और वेरियस गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिलीवर सम टेंजिबल बेनिफिट्स एंड इंप्रूव द लाइफ ऑफ द कॉमन सिटीजन। तो सोशल प्लानिंग में क्या अप्रोच रहती है सोशियोलॉजी की? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट अस से कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आए कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट काउज टू द पुअर हाउस होल्ड्स, ठीक है। एससीज और एसटीज हमने देखा कि लेट अस ट्राई टू केटर दिस स्कीम टू द एससीज एंड एसटीज हु आर जनरली पुअर एंड बिलोंग टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो हम क्या है, इनके सोशल अपलिफ्टमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और इनको क्या है इंपावर करने के लिए हम एक स्कीम लेके आएंगे। इट्स अ हाइपोथेटिकल सिनारियो। Let us try to understand this, in which we will distribute at least 2 cows to every SC/ST household. Now, this is good. इससे क्या होगा कि उनको क्या है, दिस इज नॉट अ डॉल, ठीक है, ये कोई खैरात नहीं है कि उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, नहीं, यहां पे क्या है, वो एक एसेट कि काउज विल बी यूज्ड एज एन एसेट, और हम डेयरी फार्मिंग का यूज करके, ठीक है, डेयरी फार्मिंग का यूज करके एससीज और एसटीज को इंपावर करेंगे। इट इज अ वेरी नोबल स्कीम, ठीक है, और इससे वेरियस प्रोडक्ट्स होंगे, इसका सेल करके एससीज और एसटीज अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द विलेज कंटेक्स्ट और विलेज सेटिंग। Suppose this scheme was introduced in the 1950s to tackle poverties. उस टाइम पे अभी भी काफी है, आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो कास्ट का काफी डीप पेनिट्रेशन है। तो उस टाइम पे क्या है, अनटचेबिलिटी, जिसके अगेंस्ट कैंपेन और एक स्ट्रगल लॉन्च किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अनटचेबिलिटी डीपली पेनिट्रेटेड थी इंडियन सोसाइटी की, और कास्ट क्या है, कोर पिलर था ऑफ द इंडियन सोसाइटी की, कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड थी। तो अनटचेबिलिटी की वजह से डू यू थिंक दैट द अदर households or other people will buy various dairy products from these SC/ST households, ठीक है। तो अगर आप सिंपली इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, जैसे कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट दे डजंट यूजुअली कंसीडर दीज थिंग्स, ठीक है। ये जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिस्ट नहीं अप्लाई करते। इकोनॉमिस्ट ज्यादा रिलाई करते हैं डेटा, फैक्ट्स, GDP, स्टेटिस्टिक्स, और इनका यूज करके दे ट्राई टू फॉर्मुलेट सर्टेन पॉलिसीज। तो जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उस पर इकोनॉमिस्ट तो बैठते ही हैं, इसीलिए सोशल एक्टिविस्ट और सोशियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया जाता है इन द प्लानिंग प्रोसेस, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज है, टैक्सेशन का यूज करके, वेरी स्कार्स है रिसोर्सेज, आप देखेंगे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और फिजिकल डेफिसिट हमेशा ऐसे ही गवर्नमेंट का एक अप्रोच रही है कि फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए। सो इंस्टेड टू वेस्ट लैक्स और करोड्स ऑफ रिसोर्सेज और मनी, जिसमें ये फैक्टर काउंट नहीं किया गया होगा, सो दिस स्कीम इज बाउंड टू फेल इन अ रूरल कंटेक्स्ट, ठीक है। आज के टाइम पे हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इन द 1950s अगर अनटचेबिलिटी को काउंटर करते तो दिस स्कीम वुड नॉट हैव बीन सो सक्सेसफुल। तो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दिस सोशल फैक्टर while डिवाइजिंग स्कीम्स। तो इसलिए हमने क्या बोला, सोशियोलॉजी यूज सोशल प्लानिंग में होता है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद अनदर स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान। अनदर मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ स्वच्छ भारत अभियान कि ये जो ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करने के लिए स्कीम लेके आई गई है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस विच इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस लेट्रिन्स, इससे क्या होगा, सी दीज लेट्रिन्स आर मेनली यूज्ड एज फॉर स्टोरेज पर्पज, ठीक है, स्टोरेज पर्पज के लिए लार्ज स्केल पे यूज होती है। चारा, गांव में चारा वगैरह रखने के लिए
इट इज मोस्टली यूज फॉर अ स्टोरेज पर्पज। तो जो क्रिटिक्स हैं, स्पेशली सोशोलॉजिस्ट हमेशा ज़्यादातर क्रिटिक्स होते हैं, सो दे पॉइंटेड आउट कि ये एक बिग ड्रॉबैक है स्वच्छ भारत अभियान का। इसके खुद के फायदे भी हुए हैं, इंप्रूव भी किया है, ओपन डेफिकेशन को रिमूव भी किया है, बट दिस इज अ मेजर क्रिटिसिज्म। फर्स्ट फेज की बात करेंगे हम, तो निर्मल भारत अभियान था इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में। तो इसका मेजर क्रिटिसिज्म यही था कि इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द कल्चर और बिहेवियर, द सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। इजंट इट? ठीक है। तो ओपन डेफिकेशन क्या है? इट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द रूरल कल्चर स्पेशली। ठीक है। तो इट कंस्टिट्यूट्स स्पेशली डेली रूटीन इज जनरली स्टार्ट विद गोइंग टू द फील्ड्स। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है और ये सदियों से चले आ रहा है, जब हमने बोलते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का यूज करो, जो करंट सोसाइटी है उसकी फाउंडेशन क्या है, रूट्स क्या है, हिस्ट्री में है। तो करंट सोसाइटी इट इवॉल्व्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और सर्टेन कल्चरल प्रैक्टिसेस डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो इंट्रेंस्ड कल्चरल प्रैक्टिस है, ये जो इंट्रेंस्ड सोशल बिहेवियर है, इसको चेंज करने के लिए यू नीड टू डेवलप सम काइंड ऑफ अवेयरनेस। ठीक है। तो किस चीज पे एम्फसाइज करते हैं सोशियोलॉजिस्ट को कि आपको बिहेवियरल चेंज लेके आना पड़ेगा। एक कंपोनेंट आपका स्वच्छ भारत में बिहेवियरल चेंज का भी होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल कंस्ट्रक्शन और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ साथ यू हैव टू लुक इनटू दिस कंपोनेंट। इसीलिए क्या लेके आया गया स्वच्छ भारत में? IEC कैंपेन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन, अवेयरनेस डेवलप करना। वेरियस ब्रांड एम्बेसडर्स लेके आए गए, मूवीज बनाई गई और लोगों के बीच में क्या है, एक जागरूकता लेके आई गई कि हाउ दिस प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफिकेशन इज डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द स्पेशली द यंग वन, चिल्ड्रन के लिए कैसे प्रॉब्लम कॉज करता है, उनकी न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन को कैसे डिक्रीज करता है। तो ये क्या है, सोसाइटी में लोगों को बताएगी, एक अवेयरनेस क्रिएट की गई। सेकंड, ये एक एक्सप्लेनेशन दी गई कि कैसे ओपन डेफिकेशन इज हार्मफुल टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ठीक है। तो वुमेन की डिग्निटी को कैसे हार्म करता है, हमने देखा भी था, बुदाऊं रेप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो 2 लड़कियां गई थी स्पेशली फॉर ओपन डेफिकेशन। तो वुमेन क्या है, जाती है अर्ली मॉर्निंग आवर्स या लेट इवनिंग आवर्स में, तो उसके लिए वुमेन सेफ्टी का भी इशू होता है। सो ऑल दीज थिंग्स वर कम्युनिकेटेड टू द पीपल। और आज के टाइम पे एक प्रैक्टिस ये भी की गई कि इसको सोशल टैबू बनाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज द वन अप्रोच जिसमें क्या है कि द पर्सन हु इज बीइंग इन्वॉल्व इन ओपन डेफिकेशन, तो उसको काउंटर करने के लिए सरपंच या अदर लोकल ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं उसको सोसाइटी के सामने, ठीक है, लोगों के सामने एक नेगेटिव एग्जाम्पल सेट करने की भी एक पोर्ट्रे करते हैं कि दिस इज द नेगेटिव एग्जाम्पल, ठीक है, टू पॉइंट आउट अबाउट दैट पर्सन। तो एक सोशल टैबू क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है, इसको करने के लिए ही, तो ये क्या है, अगर आपकी स्कीम्स में ये बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा, ये बिहेवियरल कंपोनेंट नहीं आएगा, ये जो है, तो ये सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं, ठीक है। सिमिलर गोज फॉर आपका उज्ज्वला योजना, ठीक है, फ्री LPG डिस्ट्रीब्यूशन टू द BPL हाउस होल्ड्स, ठीक है, वुमेन को। तो इसमें क्या है, चेंज लाने के लिए भी आपको कल्चरल चेंज लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एक नेगेटिव, एक वन ऑफ द क्रिटिसिज्म, इस बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, लेकिन एक क्रिटिसिज्म इस स्कीम का ये है कि जो आपका रूरल कल्चर है, ठीक है, वो इस तरीके से सेटअप हुआ है कि जो ट्रेडिशनल चूल्हा है, ठीक है, ट्रेडिशनल हर्थ है, उसके आसपास ही आपका क्या है, सोशल बॉन्ड्स। हमने देखा अगर आपको बोला जाए कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन डेवलप करो और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिशनल चूल्हे को एक्सप्लेन करो, तो डोंट यू थिंक कि ट्रेडिशनल चूल्हे के आसपास ही सोशल बॉन्ड्स बने हैं, लोगों के हर्थ के आसपास ही बनते हैं जहाँ पे घर का चूल्हा होता है। तो एक ओपन कोर्ट यार्ड में जब फैमिली मेंबर्स बैठेंगे और खाना बनेगा, तो इट विल लीड्स टू वेरियस टॉक्स, तो वहाँ पे क्या सोशल बॉन्डिंग बनेगी। इस चीज़ के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, इस चीज़ के बारे में हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें भी देखा कि जो टाउन प्लानिंग थी, तो उसका क्या है, कोर्ट यार्ड जो था, इट वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा,
प्लस लोगों के बीच में, रूरल फॉक्स के बीच में ये एक काइंड ऑफ थिंकिंग है उनकी कि जो ट्रेडिशनल चूल्हे पे बना हुआ जो खाना है इट इज मोर टेस्टी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो एंट्रेंस्ड माइंडसेट है, एंट्रेंस्ड कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि कंक्रीटाइज की है आफ्टर मैनी ईयर्स। ठीक है, वो कल्चर डेवलप हुआ है बहुत सारे जनरेशंस के बाद, उसको चेंज करना, रेडिकली चेंज करना, तो यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ काउंटर टू दैट, अगर उसमें आपको चेंज लेके आना है। तीसरा, टू पॉइंट आउट कि कैसे हेल्थ को अफेक्ट करता है, वुमेन की हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक कंपोनेंट इसको हम सोशियोलॉजिस्ट कैसे पढ़ेंगे, पैट्रियार्कल कंपोनेंट। ठीक है, सो द मेल मेंबर, सीनियर मेल मेंबर्स, ठीक है, जो कि आपके गार्डियंस ऑफ कल्चर के हैं, दे विल ट्राई टू इंश्योर, क्योंकि पावर क्या है मेल्स के हाथ में है, दे विल ट्राई टू इंश्योर दैट द वुमन डज नॉट शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल चूल्हास टू द मॉडर्न कुकिंग स्टोव, ठीक, और मॉडर्न एलपीजी सिलेंडर्स। तो ये क्या आपको कल्चर, इसके बारे में भी काउंटर करने के लिए आपके स्कीम में एक कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, सोशियोलॉजी क्या है, आपका सोशल प्लानिंग में इंटरवीन करती है, सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग में इंटरवीन करती है, एंड इट विल मेक, इंश्योर करती है आपकी ज़्यादा अफेक्टिव पॉलिसीज बने, ठीक है, एफिशिएंट पॉलिसीज बने और इकोनॉमिक। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच रिसोर्सेज, अगर आप बिना इसके सोशल एनालिसिस के आप स्कीम्स बनाओगे, स्पेशली अगर इकोनॉमिक्स फैक्ट्स, जीडीपी इन सब का यूज करके स्कीम्स बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका इंपैक्ट लिमिटेड होगा, उनका आउटकम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो आउटकम इंप्रूव करती है आपका सोशल स्कीम्स का। अनदर एग्जाम्पल वी विल स्टडी हियर इज, एक मेजर जो क्रिटिसिज्म है डेवलपमेंटल मॉडल का, ठीक है, स्पेशली इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल था और अदर कंट्रीज का डेवलपमेंट मॉडल था, उसका एक मेजर क्रिटिसिज्म था कि ये जीडीपी बेस्ड है। ठीक है, मतलब ये क्या है, वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट पे बेस्ड है, वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट और वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल पे बेस्ड है। अगर खाली आप जीडीपी का ही एक मेजर लेंगे जिसके बेसिस पे आप डेवलपमेंट मेजर करेंगे, तो क्या है, इससे क्या इससे क्या हो सकता है, इससे ये इंश्योर हो सकता है, इसका नेगेटिव क्या रहा, ये मेजर क्रिटिसिज्म दिया था आपका, स्पेशली जो इकोनॉमिस्ट थे जिनकी थिंकिंग में एक सोशल कंपोनेंट्स था। ठीक है, हम देखेंगे कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट लेके आए थे आपके अमर्त्य सेन और शायद पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, हक करके इकोनॉमिस्ट थे, आप देखिए गूगल पे उनका क्या नाम है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कंसेप्ट लेके आए थे कि सोशल जो कंपोनेंट आना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टडी डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेस्टर्न नोशन ऑफ डेवलपमेंट दैट इज जीडीपी, ये तो ग्रोथ देखता है। तो ये क्या बोलता है कि आप ग्रोथ बढ़ाओगे तो जीडीपी के टर्म्स मेजर करोगे। ठीक है, तो अगर ग्रोथ मेजर होगी तो ग्रोथ विल इमीडिएटली फनल डाउन और ट्रिकल डाउन टू द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो हर किसी की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, हायर सेक्शंस, मिडिल सेक्शंस और ऐसे करके क्या है, ग्रोथ का ट्रिकल डाउन करेगी और इट विल रीच एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम हाई टू मिडल टू पुअर। लेकिन ये देखा गया, आप स्पेशली देखोगे प्राइवेटाइजेशन इंडिया में एलपीजी हुआ और अदर प्रैक्टिसेस हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, ये देखा गया कि इनइक्वालिटी राइज कर रही है, रिच और पुअर के बीच में गैप राइज कर रहा है, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में क्या है, इकोनॉमिक गैप राइज कर रहा है। तो ये ट्रिकल डाउन तो हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है इट इज नॉट दैट सक्सेसफुल। तो दीज सोशल इकोनॉमिस्ट हक एंड अमर्त्य सेन, दे इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि डेवलपमेंट, अगर आपकी ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है तभी डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगी जब इट विल रीच टू द एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट विल बेनिफिट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो एक ये नया डेवलपमेंटल मॉडल देना, ठीक है, जिसका एम्फेसिस होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम
रिच टू पुअर, ठीक है, जिसका एम्फेसिस होगा सब्सिडीज पे, स्पेशली इन पुअर कंट्रीज। तो ये क्या है, इट इज अ मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो यहां पे भी आपका सोशियोलॉजी का यूज होगा, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं कि सोशल पॉलिसीज में और कैसे यूज हो सकते हैं। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप इसको आंसर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ट्राइबल डेवलपमेंट में वेरियस पॉलिसीज हम लेके आएंगे, ठीक। तो फॉर एग्जांपल एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन ऑफ द ट्राइबल चिल्ड्रन। तो वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द करंट अप्रोचेज ऑफ द गवर्नमेंट कि जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स को उनकी जो लैंग्वेज जिसको जानते नहीं है, इंग्लिश, हिंदी और अलग लैंग्वेजेस, उसमें टीच किया जाता है। सो दीज लैंग्वेजेस दे आर एलियन, ठीक है, और अननोन टू द ट्राइबल चिल्ड्रन। जो इनिशियल सोशलाइजेशन होता है ट्राइबल चिल्ड्रन का, जो उनका एक वर्ल्ड व्यू बनता है और थिंकिंग बनती है, वो उनकी एक लोकल लैंग्वेज में बनती है, ठीक है। तो अगर आप उनको टीच करेंगे एक एलियन लैंग्वेज में, ठीक है, लैंग्वेज इज कनेक्टेड टू योर कल्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, ठीक है। तो उस कल्चर में जिसमें उनका सोशलाइजेशन हो रहा है, उसको स्टडी करने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं, उससे उनकी क्या थिंकिंग बनती है, एक वर्ल्ड व्यू बनता है। उसके बेसिस पे दे ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ यू आर टीचिंग देम इन अ लैंग्वेज विच इज एलियन और कंप्लीटली अननोन टू द ट्राइबल चिल्ड्रन, तो उससे क्या उनकी कॉम्प्रीहेंशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। स्टडीज बोरिंग हो जाएगी, उसको समझ नहीं पाएंगे वो, और इसीलिए दे ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट रेट भी ज्यादा रहेगा, और क्या है, लिटरेसी भी ट्राइबल चिल्ड्रन में और ट्राइबल्स के बीच में कम होगी। तो ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, ये जो प्लानिंग और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, यू हैव टू ट्वीक दिस एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्पेशली एक ये कंपोनेंट है कि मदर लैंग्वेज में टीचिंग होनी चाहिए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा, उसमें क्या है, प्रोविजन है कि पीपल की जो स्पेशली जो बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, ट्राइबल्स है, उनको क्या है, उनकी जो मदर टंग है, ठीक है, और उसमें टीच किया जाना चाहिए। तो वाई ये कंसेप्ट क्यों लेके आया गया, इसी वजह से लेके आया गया, ठीक है। सेकंड, ट्राइबल्स की बात करते हैं, तो इनिशियल अप्रोच टू काउंटर नक्सलिज्म इज मोस्टली इन ट्राइबल एंड फॉरेस्टेड बेल्ट्स ऑफ द कंट्री। इनिशियल क्या है, अप्रोच क्या थी सरकारों की पहले, कि उसको वो एज ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम देखते थे, उसको सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं देखते थे, ठीक है। एज ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से देखते थे। तो उनका काउंटर करने के लिए सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दी जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये देखा कि दीज सॉल्यूशंस वर नॉट इफेक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दे ट्वीक्ड देयर स्ट्रेटजी अगेन। तो उन्होंने क्या बोला, इफ यू वांट टू अपरूट, ठीक है, नक्सलिज्म, उसकी बिल्कुल रूट से उसको उखाड़ना है, तो उसमें क्या सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट भी होना चाहिए, ठीक है। नक्सलिज्म कैसे क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज कि जो सरकार है और जो ट्राइबल्स हैं, उनके बीच में क्या है, वास्ट डिफरेंसेस थे, गैप था, ठीक है। एक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम था। कोई भी पॉलिटिशियन यहाँ पे फॉरेस्ट में नहीं जाता था, गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं थी, गवर्नमेंट है भी क्या, गवर्नेंस क्या होती है, ट्राइबल्स उनको कंप्लीटली अननोन थे, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट और स्टेट नेक्सस क्या है, ट्राइबल लैंड्स भी छीने जाते थे, ठीक है, उनको डिस्प्लेस भी किया जाता है। हम पढ़ेंगे वॉल्टर फर्नांडिस के बारे में। वॉल्टर फर्नांडिस का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है टू द ट्राइबल स्टडीज। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट जो हो रही थी, ये जो नेक्सस डेवलप हो रहा था स्टेट का और कैपिटलिस्ट का, जिससे जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को क्या है यूज करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ट्राइबल्स का, दैट कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है। गवर्नेंस वैक्यूम था, ठीक है, गवर्नमेंट रीच आउट नहीं कर रही थी, स्कूल्स, एजुकेशन और वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं थी। तो इसीलिए ही आपका एक कंपोनेंट ये लेके गया, इसको ये खाली एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये इट इज अ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज वेल,
ठीक है। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अभी कमेटी सेटअप हुई है उसमें एसपी के साथ साथ आपके डीएम भी है, और डीएम आपका लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं, तो उनको क्या है, होलिस्टिकली इस प्रॉब्लम को होलिस्टिकली काउंटर करना है फ्रॉम एवरी एंगल। तो आपको क्या है, ट्राइबल्स का क्या कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है सरकार के और उसके बीच में, इसको काउंटर करने के लिए आपको वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, उनकी अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी ट्राइबल्स की, और तभी वो जो नक्सल्स हैं उनसे अपना डिस्टेंस बनाएंगे और जो सरकार की तरफ उनका भरोसा बढ़ेगा। दे विल नो दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ठीक है, उनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो एक गैप जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है ये ब्रिज हो जाएगा। तो अगर हम ये सारे कंपोनेंट नहीं डालेंगे पॉलिसीज में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इट इज सेंट्रल, सोशियोलॉजी इज सेंट्रल टू द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ऑफ द कंट्री। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपकी पॉलिसीज क्या है, इतनी एफिशिएंट नहीं होगी। तो एफिशिएंट इकोनॉमिक और इफेक्टिव पॉलिसीज के लिए, आउटकम्स आपके इंप्रूव करने के लिए आपको यू नीड टू हैव अ सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, और सोशियोलॉजिकल कंपोनेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसी में हम देखेंगे ट्राइबल में दो चीज हमने देखी, नक्सलिज्म और एजुकेशन के बारे में। तीसरा हम देखते हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए दो मॉडल दिए गए, एक होता है असिमिलेशन वर्सेस आइसोलेशन। आगे हम देखेंगे भी, इसके बीच में डिबेट भी चली थी कि कौन सा मॉडल होना चाहिए। असिमिलेशन का मॉडल दिया था जीएस घोरे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और आइसोलेशन का मॉडल दिया था आपका वरियर एल्विन। ठीक है, ये उस टाइम पे इन्वॉल्व थे और एडवाइजर भी थे नेहरू के और इनिशियल ईयर्स में कि ट्राइबल स्टडीज और ट्राइबल्स को डेवलपमेंट मॉडल क्या होना चाहिए। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। गोरे ने बोला कि ट्राइबल्स क्या है, हिंदूज का ही पार्ट है, दे आर बैकवर्ड हिंदूज। वो बैकवर्ड रह गए हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस में, लेकिन दे आर बैकवर्ड हिंदूज, दे आर हिंदूज। तो उनका कंप्लीट असिमिलेशन हो जाना चाहिए हिंदू कल्चर में। ठीक है, तो उनका हिंदू सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी में कंप्लीट असिमिलेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो बोलते कि ट्राइबल कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, दैट इज ए हिंदू आइडेंटिटी। तो उनका असिमिलेशन पॉसिबल है। और जो बाकी जो सेक्शंस की जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जो पॉलिसी ले जा रही है, सेम वो है, जो मेन स्ट्रीम है, जो इंटीग्रेशन है, असिमिलेशन है, सेम उस लेवल पे उनका डेवलपमेंट होना चाहिए जो बाकी सेक्शंस का हो रहा है। वरियर एल्विन बोलते हैं नहीं, उनका आइसोलेशन होना चाहिए। इस साइड की ट्राइबल एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, उनका अलग कल्चर है, उनका कल्चर नेचर के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, फॉरेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो जो नॉर्मल सोसाइटी है उनमें उनको कंप्लीट असिमिलेशन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका डी कल्चरेशन हो जाएगा। दे विल लूज देयर कल्चर दे, बिकॉज देयर कल्चर इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद नेचर, कल्चर नेचर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आइसोलेशन वाली अप्रोच फॉलो होनी चाहिए। इसका क्रिटिसिज्म किया गया बाय जीएस गोरे। उन्होंने बोला अगर उनको आइसोलेट रखेंगे तो उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जैसे म्यूजियम में स्पेसिमेंस होते हैं पुराने लोगों के, तो उनका कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होगा, सेम पाथ फॉलो करेंगे तो दे विल बिकम एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेंस। ठीक है, तो दिस वाज द डिबेट। इसके बीच में नेहरू ने मिडल अप्रोच फॉलो की, मॉडर्न आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स एज पर देयर ओन कैपेसिटी। उनकी कैपेसिटी, ट्राइबल यूथ उनको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्राइबल टैलेंट को इन्वॉल्व करेंगे। बॉटम अप डेवलपमेंट होगी, जो वो चाहेंगे, जिस हिसाब से वो चाहेंगे उस हिसाब से उनकी डेवलपमेंट होगी। तो ना तो उनका कंप्लीट असिमिलेशन होना चाहिए, ना कंप्लीट आइसोलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। सो ये कहाँ से, ये जो डेवलपमेंटल मॉडल्स हैं दिस, तो इट इज एन आउटकम ऑफ सोशियोलॉजिकल प्लानिंग और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब हम फोर्थ बेनिफिट देखते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं, सोशियोलॉजी का यूज कैसे हो सकता है। सी रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट मतलब जो रेडिकल थियरीज को एडवांस करते हैं। रेडिकल मतलब जो लार्ज चेंज, ठीक है, लार्ज चेंज की बात करें, रेडिकल चेंज की बात करें, चेंज लार्ज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज की कोई सोसाइटी है पर्टिकुलर, ठीक है, S1 या कल्चर 1, अगर इसमें लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लार्ज चेंज जो होगा वो इंक्रीमेंटल चेंज के ऑपोजिट होगा। इंक्रीमेंटल चेंज थोड़ा 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 करके आपका चेंज होगा, लेकिन रेडिकल और लार्ज स्केल चेंज करने के लिए ये जो इंट्रेंस्ड कल्चर है इसको चेंज करने के लिए, इसमें लार्ज चेंजेस लेने के लिए आपको क्या है, सोसाइटी के अगेंस्ट क्या है, रिवोल्यूशन करनी पड़ेगी।
तो रेडिकल्स आर रिवोल्यूशनरी इन नेचर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जब राजा राममोहन रॉय ने, हालांकि बड़ा एक लिमिटेड चेंज था, लेकिन उसको भी काउंटर करने की कोशिश करी कि जो सती की प्रैक्टिस है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। तो उसका जो कंजर्वेटिव थे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑलमोस्ट 99.99% ऑफ द सोसाइटी इन सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज कंजर्वेटिव, तो उनकी मदद ने ही उनको बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, तो एक खाली एक सती की प्रैक्टिस को ही चेंज करने के लिए जो इंट्रेंस्ड हो चुकी है सोसाइटी में, पूरा क्या है एक कलेक्टिव माइंडसेट को डिटरमाइन करती है, उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू गो अगेंस्ट द सोसाइटी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडिकल और लार्ज चेंज। तो यू हैव, तो आप क्या है, बिना रिवोल्यूशन के वो चेंज नहीं हो सकता, तो इट इज रिवोल्यूशनरी इन नेचर। तो रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? व्हाट इज कार्ल मार्क्स से? कार्ल मार्क्स यही बोलते हैं कि कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके ही कम्युनिज्म लाया जा सकता है। कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके ही कम्युनिज्म लाया जा सकता है। तो ये क्या बोलते हैं कि ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, आपका एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, कि यू शुड ऑल यूनाइट, और यूनाइट करके वॉइस, आप वॉइस करो अपने आप को और एक कलेक्टिव पावर बनाओ, जिसके हिसाब से आप जो करंट क्लास है बुर्जुआजी की, उसको ओवरथ्रो कर दो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने हाथ में ले लो। तो इन्होंने क्या बोला? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियत। ठीक है, सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले लो। प्रोलेटेरियत मतलब द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वर्किंग क्लास, बुर्जुआजी का ओवरथ्रो तभी किया जा सकता है। तो रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज नॉट जस्ट एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन ही नहीं है सोशियोलॉजी। ठीक है, कि आप बस थियरीज दो। सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी में चेंज लेके आने के लिए है। ठीक है, लार्ज स्केल चेंज लेके आने चाहिए। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या होना चाहिए? सोशियोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट क्या होने चाहिए कि वो आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए जो खाली बैठ के अपनी थियरीज ही दिए। नहीं, दे शुड बी सोशल एक्टिविस्ट्स। वो सोशल एक्टिविस्ट होने चाहिए। ठीक है, आप अगर थियरी दे रहे हो तो आप क्या है, उसको सोसाइटी में इंप्लीमेंट करने के लिए आप अपना एक्टिविज्म भी करो। ठीक है, तो सोशियोलॉजी की हमने क्या बोला? सोशियोलॉजी इज, जब हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, बताया मैंने आपको जब कॉम्प्ट देख रहे थे। फिर सोशियोलॉजी सॉल्यूशंस भी देगा, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एज वेल। और यहां से हम क्या देख रहे हैं? सोशियोलॉजी इज रिवोल्यूशनरी इन नेचर, डोंट यू थिंक? अगर हम रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, सिर्फ कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने अपनी थियरी दी, और उसका आप कंसिक्वेंस देखिए। उसका कंसिक्वेंस देखिए कि जो वर्ल्ड है 1950s में दो भागों में बट गया, कम्युनिज्म वर्ल्ड और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। ठीक है, टू पोल्स हुए थे। बाईपोलर, उस टाइम पे बाईपोलर वर्ल्ड था। जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है उसको हेड कर रहा था आपका यूएस। ठीक है, नेटो पैक्ट हुआ था, और जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है उसको हेड कर रहा था यूएसएसआर, वॉर्सो पैक्ट। तो ये क्या है? उसकी वजह से क्या है, रिवोल्यूशंस भी आई। रशियन रिवोल्यूशन, अक्टूबर रिवोल्यूशन आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, कम्युनिज्म को सेटअप करने के लिए। ठीक है, लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की थियरी को यूज किया गया सोसाइटी में, और सोसाइटी का एक ऑल्टरनेटिव मॉडल और एक ऑल्टरनेटिव स्टेट मॉडल और गवर्नेंस मॉडल दिया गया। तो ये क्या बोलते हैं कि यू शुड बी सोशल एक्टिविस्ट, जो इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाएं। ठीक है, जो ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाएं। कार्ल मार्क्स ने आवाज उठाई ना ऑपरेशन के खिलाफ, कि जो वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है कैपिटलिस्ट क्लास से। जब कार्ल मार्क्स थे उस टाइम पे कैपिटलिज्म क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पे क्या है, अपना पीक में था। यूरोप में वेरियस कंट्रीज में, ये मिड 19th सेंचुरी की बात है, फैल गया था। लेकिन उस टाइम पे वर्कर्स की कंडीशन बहुत खराब थी, वो स्लम्स में रहते थे। ठीक है, उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर थी, वर्किंग कंडीशंस तो एकदम बकवास थी। उनका क्या है, सैलरीज बहुत कम मिलती थी। ठीक है, खाली सर्वाइव कर पाए, पॉवर्टी में रहते थे, स्टारवेशन में रहते थे, स्लम्स में रहते थे। तो उनकी वर्किंग कंडीशंस वर एक्सट्रीमली डिप्लोरेबल। तो ये जो ऑपरेशन जो कर रही थी आपकी बुर्जुआ क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, प्रोलेटेरियत का, उसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन, इनजस्टिस, सबऑर्डिनेशन, इसको काउंटर करने के लिए
ये थियरी दी गई। तो ये क्या बोलते हैं, रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट शुड नॉट बी एन आर्म चेयर, और ये खाली एक एकेडमिक डिसिप्लिन ही नहीं सोशियोलॉजी, रादर सोशियोलॉजिस्ट शुड बी सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, जो कि सोसाइटी में मूवमेंट्स लेके आए, ठीक है, उसमें चेंज लेके आए, ठीक है, जो इनके खिलाफ आवाज उठाए, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाए और जस्टिस के बारे में बोले। और रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट की बात करते हैं हम, रेडिकल फेमिनिस्ट की जब हम बात करते हैं, हम पढ़ेंगे सोला स्मिथ, फायरस्टोन, सिल्विया वेल्बी। तो ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, ये क्या बोलते हैं कि सोसाइटी क्या है, इट इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी, जब कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि क्लास के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन होती है, बुर्जुआ प्रोलेटेरियत को एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है। रेडिकल फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं कि जेंडर के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन होती है, और जिसमें क्या है सारे रिसोर्सेज और सारी पावर मेल के पास है और वो फीमेल को डोमिनेट करता है। तो अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिस्ट जितने भी सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल आप देखोगे फैमिली, वो बोलते हैं फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें क्या हमारी पैट्रियार्कल फैमिली है, सारी की सारी पावर मेल हेड में क्या है रिजाइड करती है। तो उसमें वुमेन का क्या हो रहा है, इट इज इनक्वालिटी ऑपरेशन सबऑर्डिनेशन हो रहा है वुमेन का। तो वो क्या बोलते हैं कि सोसाइटल लार्ज स्केल सोसाइटल चेंज आना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ द सजेशंस आपको बड़ी ही हम बोलते हैं ना कि ये बड़ी अजीब लगेंगी। हमने बोला कि सोशियोलॉजी इज बियॉन्ड कॉमन सेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेडिकल फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं, रेडिकल चेंज बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि मैरिज क्या है, इट इज ऑल्सो अ पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन जिसमें वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इससे फ्री होने के लिए वो क्या बोलते हैं, सोसाइटी को तो आगे बढ़ाना ही है, तो आप क्या है टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबीज जब होंगी तो वुमेन प्रेगनेंसी बियर नहीं करेंगी, और प्रेगनेंसी की वजह से ही आपका क्या बोलते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी जब आती है तो जो लेबर जो है आपका, वुमेन की लोअर पोजीशन क्यों है वर्किंग क्लास में, ठीक है, वुमेन की वेजेस कम क्यों रहती है। तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि जब वुमेन का जो करियर है उसमें कंटिन्यूस ब्रेक्स आते रहते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेक आता है, जैसे मैटरनिटी लीव वगैरह लेनी पड़ती है, उसकी वजह से क्या है वो करियर में पीछे रह जाती है। तो उसका ऑल्टरनेटिव उन्होंने क्या दिया, टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब अलग सोशियोलॉजिस्ट और क्या बोलते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट, ठीक है। तो वो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि मैंने जब आपको डाइवोर्स के बारे में बताया कि डाइवोर्स इज अ काइंड ऑफ लिबर्टी, जिसमें जो पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके खिलाफ एक क्या है वुमेन को फ्रीडम मिली है, लिबर्टी मिली है। तो डाइवोर्स इज अ काइंड ऑफ लिबर्टी। तो ये इतनी रेडिकल सॉल्यूशंस देती है, रेडिकल चेंज की बात करते हैं। हमने बोला ना जो एंट्रेंस्ड है उसमें रेडिकल चेंज लाने की बात की जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्लट वॉक, आप इसमें स्लट वॉक भी इन्वॉल्व कर सकते हो। ये क्या है, यही तो है स्लट वॉक। आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, न्यूड स्पेशली सेमी न्यूड होके जो वुमेन रैलीज निकालती हैं, क्या इट इज अ काइंड ऑफ अ एक्सप्रेशन जो आप सोसाइटी में जैसे डिफाइन करते हो वुमेन को, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उनकी सेक्सुअलिटी को, उसके खिलाफ एक रिवोल्ट है, ठीक है। जो पैट्रियार्कल थिंकिंग उसके खिलाफ एक रिवोल्ट है। तो ये क्या है, तो सोशियोलॉजी इज रिवोल्यूशनरी इन नेचर ऑल्सो, ठीक। तो दिस इज अनदर यूज और एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। अब हम देखते हैं फिफ्थ बेनिफिट और फिफ्थ यूज और एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। सी हमने देखा कि सोशियोलॉजी क्या डिमांड करती है कि इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल जो नॉर्मल कॉमन सेंस थिंकिंग है, सोसाइटल थिंकिंग है, उससे ऊपर उठेगा, अपने आप के लिए एक ऑब्जर्वर बनेगा, ठीक है, अपने आप को ही ऑब्जर्व करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा तो उसकी जो नैरो मेंटेलिटी है, ठीक, और जो एक पैरोकियल माइंडसेट है, स्पेशली जो उसका कल्चरल जो माइंड है, ठीक है, जो उसका सोशलाइजेशन हुआ है, जो अपब्रिंगिंग हुई है इतने सालों की, ठीक है, जो कल्चरल माइंडसेट और सोशोलॉजिकल आपका सोशलाइज्ड जो माइंडसेट है, जो कल्चरल जो उसका माइंडसेट है, ठीक है, तो उससे जब वो ऊपर उठेगा, जो क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिक और रीजन डेवलप करेगा,
तो इससे क्या होगा, सी, इससे ही विल बिकम मोर ब्रॉड माइंडेड, इजंट इट? ठीक है, रैशनल, ही विल बिकम मोर न्यूट्रल। ठीक है, तो हम जब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसका मैंने बोला था आपको कि द इंडिविजुअल्स नीड टू गेट आउट ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो रूटीन थिंकिंग है, जैसे सोसाइटल जो थिंकिंग है वो इट इज मेनली बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो जब ये ऐसा करेगा और ये जो लॉजिकल डेवलप करेगा तो क्या है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, विल ऑल्सो लीड और विल ऑल्सो काउंटर वेरियस स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडिसेस, क्योंकि जो नैरो थिंकिंग है जो वो ब्रॉड होगी। ठीक है, ये जो प्रिजुडिसेस है, ये जो बायस है, ये स्टीरियोटाइप्स है, इनको भी काउंटर किया जा सकता है। ठीक, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जैसे कल्चर की बात हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बात करते हैं लेट अस से ट्राइबल्स। आपने मूवीज देखी होंगी, टीवी सीरीज देखे होंगे, उसमें क्या किया जाता है, पोर्ट्रे, मतलब जंगली ट्राइबल्स को क्या है, नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, बारबरिक पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है, डेंजरस और अनकल्चर्ड पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये क्या एक स्टीरियोटाइप है, प्रेजुडिस है, बायस है, नैरो पैरोकिल माइंडसेट है आपका। ठीक, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे, अगर आपको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन डेवलप करनी है, अगर ट्राइबल्स को स्टडी करना है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के साथ, आप ये देखोगे कि जो उनकी प्रैक्टिसेस है, जो भी वो प्रैक्टिसेस है और बिहेवियर है, किसी भी कल्चर की प्रैक्टिसेस और जो बिहेवियर है उसके पीछे क्या है, एक रीजनिंग होती है, एक रैशनैलिटी होती है कि वाई दीज प्रैक्टिसेस, ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो क्यों फॉलो कर रही है। सी, ये कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुई होंगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को फायदा पहुंचाती है, उनके लिए फंक्शनल है, इजंट इट? ठीक है, उनकी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। ठीक है, और क्या है, एक पैटर्न बिहेवियर और स्टेबल सोसाइटी की फाउंडेशन रखती है। ठीक है, तो ये कल्चरल प्रैक्टिसेस उनका ट्राइबल्स का एक वर्ल्ड व्यू है जिसके हिसाब से उनकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है। लेकिन अगर आप दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, से C1, और ये ट्राइबल कल्चर से C2, अगर आप उस पर नेगेटिव जजमेंट्स देते हैं, नेगेटिव वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स पास करते हैं, तो आप क्या है, कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस और जो बायस है उसका आप कहीं ना कहीं यू आर बीइंग अ पार्ट और कंट्रीब्यूटिंग दिस टू दिस स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस और वेरियस बायसेस। ठीक, तो जब वेबर बोलते हैं, से हम वेबर के बारे में पढ़ेंगे, तो वेबर बात करते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी की, वैल्यू रेलिवेंस की बात करते हैं और वैल्यू न्यूट्रलिटी। वो बोलते हैं कि आपका, अगर आप एक सोशोलॉजिस्ट या एक पर्टिकुलर पर्सन है, दूसरे कल्चर का ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस पर वैल्यू जजमेंट्स पास ना करें। ठीक है, आप न्यूट्रली स्टडी करें और उनकी वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करें कि उनके बेसिस पे उनकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है। आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उन्होंने इंडियंस को कैसे पोर्ट्रे किया था, उन्होंने इंडियंस को क्या बोला था, ये सी दिस इज अ आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा था उनका टू गेन कंट्रोल ओवर इंडियंस और अपनी रेशियल सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए। लेकिन उन्होंने कैसे पोर्ट्रे किया था, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। ठीक है, ठीक है, वेयर पीपल हैड सुपरस्टिशंस, ब्लाइंड बिलीव्स। ठीक है, और इंडियंस आर इंफीरियर टू द ब्रिटिश, दैट्स वाई एज इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, ठीक है, दे आर स्नेक चार्मर्स, ठीक है, दे आर सुपरस्टिशियस, दे आर होल्डिंग ब्लाइंड बिलीव्स। तो ऐसे नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया और जस्टिफिकेशन दी गई कि हम क्या है, वी ब्रिटिशर्स आर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन, हम सिविलाइज करने आए, हमारे इसमें कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट ये क्या है, एक वाइट मैन्स बर्डन है, इट इज अ बर्डन ऑन अस
कि वी आर शोल्डरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर बेटरमेंट। तो ऐसे करके जस्टिफिकेशन किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बाइज्ड थिंकिंग थी, आइडियोलॉजी था, प्रोपेगेंडा था। लेकिन जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, जो एक्चुअल में आ रहे थे, दे वर ड्रिवन बाय दिस प्रोपेगेंडा, दे एक्चुअली बिलीव्ड दिस प्रोपेगेंडा, सो दैट्स व्हाई दे वर्कड सो एफिशिएंटली, बिकॉज दे बिलीव्ड दिस प्रोपेगेंडा, राइट। तो क्या है आपका सोशियोलॉजी, क्या है, क्या काउंटर करेगी सोशियोलॉजी? आपका कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को काउंटर करेगी, इजंट इट? रेसिज्म, ये जो आप एक स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, आपने लिमिट कर दिया है एक कल्चर को, और उसको आप क्या है, नेगेटिव व्यू और नेगेटिव लेंस, ठीक है, नेगेटिव लेंस से आप उसको देख रहे हैं दूसरे कल्चर को, तो उससे क्या है, स्टीरियोटाइप्स बनेगा, कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे सोसाइटी में, सोसाइटल कंपार्टमेंट्स और फैक्शंस बन जाएंगे, और लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी दे विल स्टार्ट हेटिंग दिस ईच अदर, और इसी का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड बाय मीडिया, पॉलिटिशियंस टू फर्दर देयर ओन बेनिफिट्स और इलीट्स, कि लोगों के बीच में क्या है, आप फूट डाल के उनको डिवाइड करके रूल करो। तो रेसिज्म, अनटचेबिलिटी, कम्युनलिज्म, ये क्या, स्टीरियोटाइप्स, आपका क्या है, नेगेटिव लेंस है। जैसे जब आप दूसरे को देखते हो, जब आपकी स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग होती है, कॉमन थिंकिंग होती है, जब आपके पास लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल नहीं होते, ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, तो इसको क्या है, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आप सोशियोलॉजी इसको भी काउंटर कर सकता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी सेक्युलरिज्म को भी प्रमोट कर सकता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या है, कहीं ना कहीं सिटीजन को एक नैरो सिटीजन से लेके आपको एक ग्लोबल आइडेंटिटी देने की कोशिश करता है, ग्लोबल सिटीजन बनाने की कोशिश करता है, ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, जो कि बैरियर्स को ब्रेक कर सके, हु कैन ब्रेक्स दीज बैरियर्स, ठीक है। ये जो बैरियर्स बनाए गए आइडेंटिटी के, जिसमें दूसरे कल्चर को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाए, कि सोशियोलॉजी डज नॉट से दैट यू रिनाउंस योर ओन आइडेंटिटी, वेदर इट इज कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, नेशनल आइडेंटिटी, बट इट आस्क यू टू डेवलप दिस थिंकिंग, ठीक है, सो यू टू बी मोर ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, दूसरे को जज ना करें। तो दिस इज अनदर बेनिफिट यूज और एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी थिंकिंग इनकलकेट करता है ये सिटीजन्स में। नाउ वन मोर थिंग वी विल स्टडी, ठीक है, हमने देखा कि सिटीजन को एक्टिव बनाता है, पैसिव से एक्टिव बनाता है, पैसिव से एक्टिव बनाता है। जब हमने देखा ना सिटीजन को इनलाइटेंड बनाता है, सेकंड जब हम बेनिफिट पढ़ रहे थे, तो उसमें सिटीजन को पैसिव से एक्टिव बनाता है, कि सोसाइटल में जो इवेंट्स है उनको पैसिवली क्या है, एक्सेप्ट मत करो, रादर इंटरवीन करो, थिंकिंग डेवलप करो और एक्टिव हो जाओ ज्यादा, ठीक है, सो एज टू मेक द सोसाइटी बेटर, राइट। लास्ट बेनिफिट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी का क्या हो सकता है, ठीक है। सिक्स्थ, इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। नो, ये कैसे होगा, ठीक है। इसी कभी कभी लाइफ में वेरियस प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने बात की सुसाइड के बारे में, तो डोरखाइम बोलते हैं सोसाइटी इज अ सोशल फैक्ट। क्या खाली साइकोलॉजिकली ड्रिवन ही नहीं है, इज अ सोशल फैक्ट, कहीं ना कहीं सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है। डाइवोर्स इज अ सोशल फैक्ट, ठीक है। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या करता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है आपके इस जीवन में, आप बोलते हो ना कभी कभी, वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन द इश्यू इज दैट यू आर नॉट अलोन, ठीक है। सोसाइटी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो वेरियस इंडिविजुअल्स फेस करते हैं, ठीक है। वेरियस इंडिविजुअल्स फेस कर रहे हैं तो इनका पैटर्न बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और इस पैटर्न से हम कह सकते हैं कि इट इज अ सोशल फैक्ट, ठीक है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है। तो हमने जब देखा ये कंसेप्ट, एक हमने देखा एग्जांपल सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जब पढ़ रहे थे अबाउट ओबेसिटी। सी ओबेसिटी जो है ये एक पर्सनल प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने जब अमेरिकन कल्चर की बात की कि ओबेसिटी इज अ पार्ट ऑफ बिग द कैपिटलिस्ट ड्रिवन कल्चर, ठीक है, जिसकी वजह से जो सर्विस ओरिएंटेड कल्चर है उसकी वजह से जो सर्विस ओरिएंटेशन आ रहा है, ठीक है, जो सर्विस सेक्टर डेवलप कर रहा है उससे क्या है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल बनता है। फिर हमने देखा कैपिटलिज्म क्या, लार्ज वर्किंग आवर्स,
रिक्वायर करता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी आती है। तो ओबेसिटी खाली एक के साथ नहीं हो रही, मल्टीपल लोगों के साथ हो रही है। फास्ट फूड्स का इमरजेंस, ठीक है, टाइम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट इंस्टेंट फूड बनाना, एक बिजी लाइफ में। तो हमने देखा कि ओबेसिटी, ठीक है, मैरिज, डाइवोर्स, वेरियस जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिविजुअल की लाइफ में, वो क्या है, एक बड़े सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटल जो फोर्सेस हैं वो शेप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन और सोशोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, हमने बोला ना कि टू गेट आउट ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है, यू शुड बी एन ऑब्जर्वर टू योर सेल्फ। सो उससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसके पीछे एक पैटर्न है, रीजन है, कोजेशन है, ठीक है। और अगर आप जब थोड़े से क्रिटिकल थिंकर हो जाओगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है इनके कॉजेस को जब पहचानने लग जाओगे तो उनको कहीं ना कहीं आप प्रीएम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप रूटीन स्टीरियोटाइपिकल लाइफ नहीं जी रहे हैं, ठीक, आप पैसिव नहीं है सोसाइटल फोर्सेस से, रादर यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ सर्कमस्टांसिस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स को काउंटर करने के लिए आप अच्छे लाइफ डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में, कि बायोग्राफी से कैसे रिलेटेड है, बायोग्राफी से रिलेटेड है इंडिविजुअल की, वो अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल के लिए भी कंट्रीब्यूटिंग है सोशियोलॉजी इन ऑर्डर टू लाइफ इंप्रूवमेंट। तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स अगर वो पूछेगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, बेनिफिट्स, यूजेस, ठीक है। एक और था, एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, जब हमने बोला कि प्लानिंग की हमने बात की, तो उसमें आप एक और सोशियोलॉजिस्ट का नाम यूज करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे जो पेपर 2 पढ़ेंगे, M.N. श्रीनिवास, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। उन्होंने विलेज स्टडीज कंडक्ट की थी 1950s और की बात है, उस टाइम पे विलेज स्टडीज कंडक्ट की थी, विलेज को स्टडी किया था इन्होंने। और उन्होंने एक पर्पस पूछा कि वाई डू वी नीड टू इंगेज इन विलेज स्टडीज। तो उनका यही था कि विलेज स्टडीज से हम विलेज रूरल लाइफ को पढ़ सकते हैं, और विलेज स्टडीज के थ्रू हम क्या एप्रोप्रिएट सजेशंस, रिकमेंडेशंस सरकार को दे सकते हैं, जिससे क्या है विलेज डेवलपमेंट पॉलिसीज वेरियस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ब्रीफली वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, जब हम M.N. श्रीनिवास को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपको वेरियस ऐसे सोशियोलॉजिस्ट का नाम भी इंप्रूव करना है, नाम इंक्लूड करना है जब आप बेनिफिट्स, यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें। आप C. राइट मिल्स का नाम इंक्लूड करेंगे, श्रीनिवास का नाम इंक्लूड करेंगे, देन आप मार्क्स का इंक्लूड कर सकते हो, रेडिकल फेमिनिस्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। हम और भी आगे जाके पढ़ेंगे वेरियस सोशियोलॉजिस्ट, तो मल्टीपल सोशियोलॉजिस्ट का आंसर का नाम यूज कर सकते हो इस आंसर में, और इसी से ही आपका आंसर मोर ब्यूटीफाई होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, और इसी से ही इंप्रूव होता है, लेजिटिमेसी मिलती है आपके आंसर्स को, राइट। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। ये इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी भी, टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं कि देयर आर 2 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी, जिस वजह से आपकी सोशियोलॉजी के 2 टाइप्स होंगे। एक होगा आपको माइक्रो सोशियोलॉजी, ठीक, एक होगा आपका मैक्रो सोशियोलॉजी। नाउ व्हाट इज माइक्रो सोशियोलॉजी? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं माइक्रो, ठीक है। तो हम इसमें क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को माइक्रो सिचुएशंस, ठीक है, माइक्रो और यू कैन से स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशंस में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी हमने देखा कि 2 इंडिविजुअल्स हैं, इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सोशल एक्शन और सोशल बिहेवियर होगा, और इसको स्टडी करते हैं। तो लेवल ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस बिल्कुल माइक्रो सिचुएशन में होगा, स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशन में होगा। इसलिए जो सोशियोलॉजिस्ट ये वाली अप्रोच यूज करते हैं वो उनको बोलते हैं माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट, और ये जो डेवलपमेंट और ये जो फील्ड ऑफ स्टडी डेवलप होती है जब वो अपनी थ्योरीज देते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो सोशियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल 2 इंडिविजुअल्स हैं, डेटिंग की हमने बात की,
जब हम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, ये जो इंटरेक्शन सिचुएशन है इसको स्टडी करेगा कि ये जो डेटिंग हो रही है, ये जो ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, इसके पीछे मीनिंग क्या है, ठीक है, मोटिव क्या है, कि अगर दो लोग डेटिंग कर रहे हैं, क्या ये सीरियस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मे बी दे आर लोनली, या फिर कैजुअल है, या अदर कोई मोटिव है, ठीक है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन होगा, राइट, इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग, वेबर बोलते हैं वर्स्टहन के बारे में। तो ये जो एक तो एक्शन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे मीनिंग्स क्या है, ठीक है, हिडन मीनिंग्स क्या है, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इंटरेक्शन सिचुएशन, इसको स्टडी करना। तो ये जो स्मॉल स्केल सिचुएशंस होती है, माइक्रो स्मॉल इंटरेक्शंस, वो यूज होते हैं माइक्रो सोशियोलॉजी, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ स्टडीज को माइक्रो सोशियोलॉजी, ठीक। हमने देखा सिंपल एग्जांपल एक और, आप और आपके 3 दोस्त बैठे हुए चाय टपरी में, वहां पे जो इंटरेक्शन सिचुएशन हुई, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ चाय टपरी, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशंस। तो माइक्रो सोशियोलॉजी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो हम पढ़ेंगे फिनोमिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वेरियस थिंकर्स आएंगे, हम सबके बारे में पढ़ेंगे, राइट। मैं कुछ थिंकर्स का नाम लिख देता हूं, विल बी स्टडिंग ऑल दिस थिंकर्स। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सेल्फ और आइडेंटिटी की थ्योरी दी है उन्होंने, विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल। तो ये क्या है, इनकी अप्रोच, ये माइक्रो सोशियोलॉजी वाली अप्रोच है, राइट। इसके बाद हम, ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट, राइट। तो हर्बर्ट ब्लूमर, पीटर बर्जर, इसके साथ साथ फिनोमिनोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो अल्फ्रेड शूट्स, ठीक है, हसरल। तो ये सारे थिंकर्स हम पढ़ेंगे। अब हम इसमें आप एक और नाम लिख लीजिए, अर्विंग गॉफमैन। तो इनको हम सभी को स्टडी करेंगे व्हेन वी विल डीलिंग अबाउट थिंकर्स, और व्हेन विल बी स्टडिंग अबाउट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और फिनोमिनोलॉजी। अब जो मैक्रो सोशियोलॉजी है वो क्या बोलती है कि ये जो है मैक्रो लेवल पे डील करती है, ठीक है। ये बिग, मैक्रो और यूनिवर्सल थियरीज देती है, ठीक है। इन थियरीज के बेसिस पे हम ये सोसाइटी को और सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश करती है, राइट। तो इनका लेवल ऑफ एनालिसिस क्या होगा, एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होगा, बड़ा एनालिसिस लेवल होगा, ठीक है। ये स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशंस पे क्या है, फोकस नहीं करेंगे, ये यूनिवर्सल थियरीज देंगे जिससे वो आप क्या सोसाइटी को अंडरस्टैंड और उसको क्या है कहीं ना कहीं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टालकोट पार्सन्स, अब माइक्रो इंटरेक्शन सिचुएशन में ये बोलेंगे कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है, डायनामिक है, ठीक है। तो इस डायनामिक बिहेवियर को स्टडी करने पे हम लार्ज स्केल एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन पार्सन्स क्या बोलते हैं, मैक्रो थियरीज इसलिए बना सकते हैं, थियरीज दे सकते हैं क्योंकि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं पैटर्न है, स्ट्रक्चर्ड है, और जो सोशल सिस्टम की जो डिमांड्स है उसको फॉलो करता है और उनको फुलफिल करता है, डिमांड्स ऑफ सोशल सिस्टम। तो जब हम मैरिज की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि टालकोट पार्सन्स बोलते हैं कि आदमी मैरिज, मल्टीपल उसके मोटिव्स हो सकते हैं, लेकिन जो उसका जो सेंट्रल जो कोर रीजन है और मीनिंग है वो इसलिए है कि सोसाइटल प्रोपगेशन, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ये सोसाइटी की डिमांड है, तभी सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी। तो ये जो सिस्टम क्या है इसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये क्या बोलता है कि ह्यूमन को बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं ये बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड है, पैटर्न है, ठीक है, और स्टेबल है। तो इसको हम क्या है, यूनिवर्सल थियरीज, यूनिवर्सल लॉज कैसे स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड हम ये देखते हैं कि ये ज्यादातर ये जो स्कॉलर्स हैं, इसमें हम इमाइल डोरखाइम में पढ़ेंगे, ये पॉजिटिविस्ट हैं, यूनिवर्सल लॉज की देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैटर है, ठीक है, आप उस पर कोई भी स्टिमुलस अप्लाई करेंगे, ठीक है,
जैसे H2+O2 हमेशा H2O ही बनाएगा, राइट? ठीक है, तो H2+O2 H2O ही बनाएगा। तो ये यूनिवर्सल लॉ है हर टाइम और हर स्पेस में। हमने बोला ना स्पेस और टाइम 2 डायमेंशंस होती है यूनिवर्सल लॉज की। तो हर जगह और हर टाइम ये थ्योरी ही एक्ट करेगी, ठीक है। तो यही बोलता है कि जो सोशल सिस्टम है उसकी डिमांड्स ऐसी होती हैं कि ह्यूमन बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न है, तो वो भी सिमिलर स्टेबल मैनर में और प्रिडिक्टेबल मैनर में रिस्पॉन्स करता है ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है, राइट। आप मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है या मैटर है, इस पे बाहर से फोर्सेज लगाएंगे तो यूनिवर्सल लॉज तो यही बोलते हैं कि हर फोर्स लगाने पे टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पे वो वैसे ही रिएक्ट करेगा हर सिचुएशन में। तो ये भी यही कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड है, पैटर्न है, प्रिडिक्टेबल है, सोशल सिस्टम की डिमांड से वो होता है आपकी सोसाइटी की, तो वैसे ही बिहेव करता है। तो हम इसीलिए भी यहाँ पे यूनिवर्सल थियरीज, बिग थियरीज बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर तो स्ट्रक्चर्ड है, सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। और इन बिग थियरीज, यूनिवर्सल थियरीज और यूनिवर्सल लॉज का यूज करके हम सोसाइटी और सोशोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। तो इमैनुएल डुर्कheim भी बात करते हैं सोशल फैक्ट की, ये भी पॉजिटिविस्ट थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स भी बिग थियरीज देते हैं। जब मार्क्स अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन की थियरी देते हैं तो आप पूरा का पूरा जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसको एक सिंगल थियरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर देते हैं। तो ये क्या है, लार्ज थियरीज है, मैक्रो एनालिसिस है, ठीक है। सिंगल थियरी का, यूनिवर्सल थियरी का यूज करके पूरी की पूरी सोसाइटी, सोशोलॉजी, हर किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। इट इज दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैक्रो सोशोलॉजी, ठीक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी डिटेल में बाद में, जब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के और क्वालिटेटिव मेथड साइंस और सोशोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्वालिटेटिव मेथड यूज करता है क्योंकि इसके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। आपका जो रिस्पॉन्सेज चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, आप क्या है एक परसेप्ट करते रहते हो कि किस चीज सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्ड होगा, और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही एवेल्युएशन के साथ साथ आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है। इसलिए बोलते हैं कि स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशन से भी हम पढ़ सकते हैं कि बिहेवियर डायनेमिक है। इन्होंने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया, ठीक है, बिल्कुल रिफ्यूट कर दिया। तो वो बोलते हैं कि बड़ी थियरीज लेके आएंगे। तो इसका इनका एनालिसिस तो यही है कि आप सोसाइटी के हर एक चीज को टोटलिटी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये थियरीज क्या है, सुपरफिशियल थियरीज हैं। ये क्वालिटेटिव और इन डेप्थ सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, राइट, बिकॉज दीज आर मैक्रो थियरीज, और हर एक पॉसिबिलिटी ऑफ रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं ये थियरीज, उसको इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, बिकॉज ये यूनिवर्सल थियरीज दे रही हैं और वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज दैट इज डायनेमिक। मैक्रो सोशोलॉजिस्ट का ये क्रिटिसिज्म, माइक्रो सोशोलॉजिस्ट का, कि आप इतनी सारी इंटरेक्शन सिचुएशंस है, देयर कुड बी करोड्स ऑफ इंटरेक्शन सिचुएशंस, सो करोड्स ऑफ इंटरेक्शन सिचुएशन होंगी तो करोड्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस होंगे उसके लिए आपकी, और हर एक एक्सप्लेनेशन आप बोल रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन इसका एंड यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? आप कोई थियरीज डेवलप कर रहे हैं, आप सोशोलॉजिकल डिसिप्लिन या सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन में थियरीज इवॉल्व करने में कोई आप मदद कर रहे हैं, तो ये इनका ये है कि मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन इनका क्या फायदा है? तो ये इसलिए बोलते हैं थियरीज जो बिल्डिंग होते हैं, थियरी बिल्डिंग वो मैक्रो सोशोलॉजिस्ट ही कर सकती है। इन दोनों का इनका क्रिटिसिज्म और फिर इनका क्रिटिसिज्म है। तो इन दोनों के बीच में थर्ड लेवल ऑफ सोशोलॉजिस्ट आते हैं दोनों के बीच में, ठीक है, जो बोलते हैं कि हमें लेवल्स ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस, लेवल ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस कहीं मिडल में रखना चाहिए, ठीक है, ना माइक्रो होना चाहिए ना मैक्रो होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि लेवल ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस मैसो होना चाहिए, राइट, मिडल में, मिडल पाथ फॉलो करो, बुद्धा बोलते हैं ना मिडल पाथ, तो एक्सट्रीम्स पे मत जाओ। तो इसमें बोलते हैं मैक्स वेबर बोलते हैं कि रियलिटी इज वास्ट रियलिटी, ठीक है, इट इज डायनामिक, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इट इज केओटिक, ठीक है, मतलब ये कोई स्टेबल नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो इसको स्टडी करने के लिए ना तो आप माइक्रो सोशोलॉजी यूज कर सकते हो ना मैक्रो, ठीक है, आपका लेवल ऑफ एनालिसिस कहीं ना कहीं मिडल होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने अपनी आइडियल टाइप थियरी दी, ठीक है, आइडियल टाइप मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे जब हम मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज आइडियल टाइप। अभी बस आप ये जान लीजिए कहीं ना कहीं मिडल में लाई करते हैं आपके मैक्स वेबर। तो ये बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर एक कंसेप्ट को उठाओ, जैसे इन्होंने पढ़ा ब्यूरोक्रेसी को,
आप पूरी रियलिटी, आप पूरी सोसाइटी एक थ्योरी से एक्सप्लेन मत करो, ना ही आप स्मॉल स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशंस, आप कहीं ना कहीं मिडिल में लेके आओ। फॉर एग्जांपल इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा, तो इन्होंने इसका आइडियल टाइप बनाया ब्यूरोक्रेसी का, और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कंप्रीहेंसिवली और इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश की। तो ये बोलते हैं आप ऐसी जो मिडिल लेवल ऑफ एनालिसिस का यूज करके आप वेरियस थियरीज भी जनरेट कर सकते हैं, और आपका ऐसा नहीं है कि आपका लेवल ऑफ एनालिसिस भी बहुत हायर होना चाहिए या बहुत लोअर होना चाहिए। तो इन्होंने जैसे एक एग्जांपल उठाया ब्यूरोक्रेसी, और उसके सारे के सारे फीचर्स कंप्रीहेंसिवली उन्होंने डिस्क्राइब किए, ब्यूरोक्रेसी का मॉडल भी दिया था इन्होंने, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने बोला, मैं एक अनदर एग्जाम्पल उठा लेता हूँ कि रिलीजन और कैपिटलिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो इट इज अ रिलेटिवली स्मॉल थियरी, लेकिन इसको मैं क्या कंप्रीहेंसिवली डिस्क्राइब करूँगा। तो इन्होंने बोला कि प्रोटेस्टेंट इथिक्स जो होते हैं, प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है, वो जो आइडियोलॉजी प्रोपगेट करता है, जो डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स, जो इथिक्स देता है, मॉरल्स देते हैं, ये क्या है, ऐसा वैल्यू सिस्टम बनाते हैं जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट स्पिरिट का राइज होता है। ये जो वैल्यू सिस्टम बनाते हैं उससे कैपिटलिस्ट स्पिरिट का राइज होता है। हम पढ़ेंगे कि कैसे राइज होता है जब हम पढ़ेंगे वेबर के बारे में, अभी आप ये देख लीजिए। और इस कैपिटलिस्ट स्पिरिट की वजह से आपका कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स और कैपिटलिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी किया। तो यही से कि हमको क्या है, मिडिल लेवल ऑफ एनालिसिस अपनाना चाहिए। सेम इन्होंने ऐसे ही मर्टन बोलते हैं, मर्टन आर.के. मर्टन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, मिडिल रेंज थियरीज देते हैं कि मिडिल रेंज थियरीज होनी चाहिए, ठीक है। अगेन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मिडिल लेवल ऑफ एनालिसिस। तो ये स्टडी करते हैं। रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, ये क्या होता है हम पढ़ेंगे जब हम स्टडी करेंगे आर.के. मर्टन को। रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, मशीन पॉलिटिक्स। तो इन्होंने वेरियस थियरीज दी। तो स्मॉल सिचुएशन, ज़्यादा बड़ी सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, आप स्मॉल लेवल ऑफ मिडिल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन करो, उसको डीपली हर एक एंगल से एनालाइज करो। स्पेशली इथनो मेथोडोलॉजी जो गारफिंकल ने दी थी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो मैंने आपको तीनों चीजें क्यों बताई, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं कि कैसे हम सोशियोलॉजी को स्टडी करेंगे, माइक्रो, मैक्रो, मेसो, इन सारे थिंकर्स को हम कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे। सो दीज आर वेरियस लेवल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी वाला जो है फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मॉडर्निटी, 18th और 19th सेंचुरी यूरोप, और मॉडर्निटी का क्या कॉज रहा, और उसकी वजह से क्या सोशियोलॉजी की फील्ड की, सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ की क्या है इमरजेंस कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद वी विल डायरेक्टली स्किप द नेक्स्ट टू टॉपिक्स, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी और एंड इट्स रिलेशनशिप विद वेरियस डिसिप्लिन। क्योंकि इनको पढ़ने के लिए आपको क्या है, सोशियोलॉजी एक बार डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, आपको वेरियस थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि आप जब आंसर लिखोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखोगे, तो आपको मल्टीपल थिंकर्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो वी विल स्किप दिस टू टॉपिक्स और वी विल कवर इट इन लास्ट। उसके बाद वी विल स्टडी द सेकंड चैप्टर, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंस, सोशियोलॉजी एंड साइंस, साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी को सोशल साइंस होना चाहिए, फिजिकल साइंस होना चाहिए, ये वेरियस डिबेट्स चली थी सोशियोलॉजिस्ट के बीच में। इस चैप्टर को कवर करने के बाद हम फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडर्निटी और इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सेकंड चैप्टर वी विल ट्राई टू कवर इट इन डिटेल, ठीक है। उसके बाद वी विल डायरेक्टली जंप टू थिंकर्स, बिकॉज थिंकर्स आपका कोर और फाउंडेशन। अगर आपने थिंकर्स, ठीक है, थिंकर्स कर लिया तो आपका 50% जो है आप पेपर 1 के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। 250 में से 125 मार्क्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो थिंकर्स बेस्ड ही होते हैं, ठीक है, राइट। थिंकर्स के बाद हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ने के बाद हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये जो 4-5 चैप्टर हैं ये आपका सोशियोलॉजी पेपर 1 80 to 90% आपका इसी में से आएगा। 80% आपका जो आएगा सोशियोलॉजी में क्वेश्चंस उठाते हैं, आप उठाइएगा, तो 80% क्वेश्चंस आपके आएंगे कहाँ से, थिंकर्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, इन 4 चैप्टर्स में से। और एक ये मॉडर्निटी और इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इतना वो एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन 70 to 80% आपका इन 4-5 चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। सो अगर हम इन 4-5 चैप्टर्स को डिटेल में कवर कर लेते हैं तो 70 आप एटलीस्ट 70% आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स है जैसे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपका रिलीजन, आपका सोशल चेंज,
ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स। अगर आपने ये कोर पढ़ लिया तो वो आपके लिए वो चैप्टर्स कवर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम ये जो 4-5 चैप्टर है स्पेशली थिंकर्स, हम क्या है इसको इन डेप्थ और इन डिटेल कवर करेंगे, राइट।